न्यू ईयर की रात को ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए जोईता नाम की लड़की बलात्कार का शिकार हो जाती है। जोईता ना तो खुद को बचा पा रही थी और ना ही विरोध कर पा रही थी। इसका कारण ये था कि चालाकी से उसकी ड्रिंक में एक नशीली दवा मिला दी गई थी। इस वजह से लड़की को कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ किसने और कैसी गंदी हरकत की है। धुंधली यादों और शक के घेरे में न्याय की मांग करते हुए एक लड़की अदालत की दहलीज तक पहुंच जाती है। दोस्ती, नकाब के पीछे छिपा धोखा और रोमांच से भरी इस सीरीज की कहानी शुरू करते हैं। न्यू ईयर के दिन सब लोग जश्न मना रहे थे। यहाँ जॉई नाम की एक लड़की नशे की हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसे वहाँ खड़ा देखकर एक पुलिस वाला बोलता है, आपको जो कहना है शुरू कीजिए, क्या परेशानी है आपकी। जॉई पूछती है, क्या थाने में कोई लेडी पुलिस ऑफिसर है। दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, आप मुझसे बात करिए। लेकिन जॉई सिर्फ लेडी ऑफिसर से ही बात करना चाहती है। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि इतनी रात को सिर्फ एक ही लेडी ऑफिसर ड्यूटी पर थी, वो भी बड़े बाबू के साथ बाहर गई है। आप वहाँ टेबल पर इंतजार करिए, वो आएगी तो बात कर लीजिएगा। जॉई वहाँ बैठकर इंतजार करने लगती है। वहाँ जेल में बंद मुजरिम जॉई को गंदी नजरों से देख रहे थे और पुलिस के सामने ही उसे परेशान करने वाली बातें बोल रहे थे। कुछ देर बाद लेडी ऑफिसर आ जाती है। जॉई को देखकर वो पूछती है, क्या मामला है। पुलिस वाला बोलता है कि ये आपके बिना कुछ बताएगी नहीं, इन्हें मर्दों पर भरोसा ही नहीं है। लेडी ऑफिसर उसे दूसरे कमरे में ले जाती है और वहाँ कैमरा चालू किया जाता है। जॉई की हालत देखकर ऑफिसर पूछती है, क्या आपने ड्रिंक की है। जॉई जवाब देती है, मेरा रेप किया गया है। वो बताती है कि आज रात उसके बॉस डीके सर के घर पर न्यू ईयर की पार्टी थी, वहाँ जॉई ने 3 शॉट्स लगाए थे। ऑफिसर पूछती है कि ड्रिंक कौन बना रहा था। जॉई गुस्से में डीके सर का नाम लेती है। पार्टी के दिन डीके सर ने अपने हाथों से जॉई के लिए ड्रिंक बनाई थी। जॉई ने सुबह के किसी काम के लिए सर से माफी मांगी थी, जिस पर डीके ने कहा था कि मैं नाराज नहीं हूँ, असल में गलती मेरी थी। अब जॉई का कहना है कि उसकी ड्रिंक में जरूर कुछ मिलाया गया था, जिसकी वजह से वो बेसुध हो गई थी। जॉईता कहती है कि आमतौर पर मैं ड्रिंक करने के बाद कुछ भी भूलती नहीं हूँ, लेकिन न्यू ईयर की रात को ड्रिंक करने के बाद ड्रिंक करने के 1-1.5 घंटे के अंदर ही मैं सब कुछ भूल गई। ये सब डीके की चाल है, वो एक नंबर का ढोंगी आदमी है। ऑफिसर पूछती है, आप कितने समय से इस ऑफिस में काम कर रही हैं। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। ऑफिस में एक सर राजदीप ने जॉईता को उसके अच्छे काम के लिए इनाम दिया है। तभी डीके सर तालियां बजाते हुए आते हैं। राजदीप पूछता है, कहाँ था तू, इतनी देर क्यों कर दी। डीके सर बोलते हैं, अरे जॉय भी तो मेरी जिंदगी में बहुत देर से आई, अगर पहले पता होता तो मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करता। फिर हंसते हुए बोलते हैं, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। खैर, तुमने बिजनेस के 3 बड़े काम पूरे किए हैं, तो किसके साथ सेलिब्रेट करोगी। जॉईता कहती है, सर मैं आपके साथ तो नहीं करूंगी, मेरा मतलब है कि सेलिब्रेट करने के लिए मेरे दोस्त हैं, पर आप तो मेरे बॉस हैं, बड़े भाई जैसे। आप या राजदीप सर मेरे लिए गार्जियन की तरह है, आपके साथ ये पार्टी तो पॉसिबल नहीं है। जॉईता की ये 2 टुक बातें सुनकर डीके सर वहां से चले जाते हैं। वापस प्रेजेंट में पुलिस ऑफिसर पूछती है, क्या आप इसी कपड़ों में पार्टी में गई थी। जॉईता कहती है, नहीं, मैं कपड़े बदल कर गई थी। ऑफिसर पूछती है, क्या कोई फोटो है। जॉईता बताती है, मेरी दोस्त प्रीति ने फोटो खींची थी, लेकिन उस घटना के वक्त मेरा फोन टूट गया। ऑफिसर तंज कसते हुए पूछती है कि आपकी सैलरी के हिसाब से इतना महंगा फोन आप कैसे मैनेज करती हैं। जॉईता कहती है कि मेरे घर में माँ को छोड़कर सब नौकरी करते हैं। इधर घर पर जॉईता की माँ उससे फोन ना लगने पर बहुत परेशान होती है, लेकिन पिता आराम से हैं क्योंकि बेटी बताकर गई थी कि वो न्यू ईयर पार्टी में जा रही है। पिता को लगता है कि वो नाच गाने में बिजी होगी। माँ बताती है कि उन्होंने बीतान को फोन किया था, उसने कहा कि जॉईता दोपहर में आई थी और शाम को निकल गई। तभी सीन में जॉईता को उसके बॉयफ्रेंड बीतान के साथ करीब देखा जाता है। बीतान बहुत खुले विचारों वाला लड़का है और वो जॉईता पर कोई पाबंदी नहीं लगाता। उस रात की पार्टी में बीतान भी होने वाला था, लेकिन किसी जरूरी काम की वजह से वो जा नहीं पाया। लास्ट में पता चला कि घटना के बाद डरी हुई जॉईता सड़क पर बैठी थी। राजदीप ने उसे उस हालत में देखा और अपनी देखरेख में उसे सुरक्षित पहुंचाया। जांच के लिए जॉईता वो कपड़े भी साथ लेकर आई थी जो वो पार्टी में पहनी थी। ऑफिसर पूछती है, वहाँ कौन था। जॉईता कहती है, सच में कौन था ये तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, एक एक करके मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए गए। वो इंसान बहुत ताकतवर था, अंदर विरोध करने की हिम्मत भी नहीं थी। ये कहकर जॉईता रोने लगती है। ऑफिसर कहती है, इसका मतलब आप पक्के तौर पर डीके का नाम नहीं ले रही। जॉईता कहती है, लेकिन पार्टी में ड्रिंक तो डीके सर ने ही बनाई थी। ऑफिसर समझाती है कि पार्टी में ड्रिंक बनाना और बलात्कार करना दोनों अलग अलग बातें हैं। ऑफिसर जॉईता के कपड़ों से खुशबू सूंघ कर बोलती है, आप भी क्लासिक गर्ल परफ्यूम लगाती है, मैं भी यही इस्तेमाल करती हूँ। जॉईता कहती है, नहीं, मैं फ्लावर जेट लगाती हूँ, शायद दोनों की महक मिलती जुलती है। ऑफिसर फिर पूछती है, अच्छा आपको डीके पर ही शक क्यों है। जॉईता कहती है, उसका देखने का तरीका सही नहीं है, वो बिना वजह करीब आने की कोशिश करता है, आपको भी यकीनन ऐसा अनुभव हुआ होगा। ऑफिसर कहती है, इस देश की हर लड़की को ऐसे अनुभव होते हैं, पर इसका
इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इस आधार पर किसी पर इतना बड़ा आरोप लगा दें। जोईता बताती है कि वो पिछले 4 साल से डीके को बर्दाश्त कर रही है। उसने पहले भी शिकायत की थी पर कुछ नहीं हुआ। कहानी फिर पीछे जाती है। उस दिन सुबह जोईता ने राजदीप सर से कहा था, सर क्या मेरा पार्टी में आना जरूरी है? मैं जानती हूँ कि डीके सर आपके पुराने दोस्त हैं, पर मुझे उनका बिहेवियर पसंद नहीं। ऑफिस में तो फिर भी ठीक है, पर उनके घर जाना मुझे सही नहीं लग रहा। सुना है उनकी पत्नी भी घर पर नहीं है। राजदीप कहता है, अरे वो इतना भी बुरा नहीं है, बस उसके मजाक थोड़े अजीब और भारी होते हैं। जोईता कहती है, सिर्फ मजाक नहीं, उनकी बातों में भी काफी अश्लीलता होता है। तब राजदीप उसे भरोसा दिलाता है कि वो डीके से बात करेगा और जोईता को पार्टी में जरूर आना चाहिए। प्रेजेंट में जोईता बोलती है कि वो अक्सर दोस्तों के साथ पार्टी करती है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। ये बातें सुनकर बड़े पुलिस ऑफिसर कमरे में आते हैं और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। पता चलता है कि हादसे से ठीक 8 घंटे पहले जोईता अपनी मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड बीतान के साथ शारीरिक संबंध में थी। ऑफिसर पूछता है, उसके बाद फिर आप डीके के घर गई, पर यह सब हुआ कैसे? जोईता थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है, इतनी देर से मैं मैडम को यही तो बता रही हूँ। बड़े बाबू मतलब बड़े ऑफिसर बोलते हैं, तो फिर से बताइए, अब हम नोट करेंगे। आप इतने बड़े आदमी पर आरोप लगा रही हैं जिसका कोई पुराना अपराधी रिकॉर्ड है ही नहीं। आप कौन हैं और आपका परिवार कहाँ है? दूसरी तरफ घर पर सब परेशान है। बड़ा भाई अपनी बहन को फोन लगा रहा है पर फोन लग नहीं रहा। तभी घर की घंटी बजती है। दरवाजा खुलते ही जोईता को उस हालत में देखकर सबको समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। भाई पूछता है, क्या तू शिकायत करेगी? क्या पुलिस तेरी बात मानेगी? माँ रोते हुए बोलती है, मैंने कितनी बार कहा था ऐसी नौकरी मत कर, रात बेरात घर मत आया कर, इतनी पार्टी शार्टी में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर एक बार मेरी बात सुन लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या हमारे पास खाने की कमी थी? जोईता कहती है, आप क्या कहना चाहती है? क्या सारी गलती मेरी है? भाई कहता है, गलती तो तेरी भी है। देख, मेरा मन कर रहा है कि उस आदमी को अभी मार डालूं, पर डर इस बात की है कि तू खुद पक्का नहीं जानती कि वो डीके था या कोई और। जरा ठंडे दिमाग से सोच। जोईता भड़क जाती है, क्या खाक ठंडे दिमाग से सोचूं? जो हुआ क्या वो मेरी वजह से हुआ? तुम लोगों को चलना है तो चलो, वरना मैं अकेले स्टेशन जा सकती हूँ। भाई जब और कड़वी बातें बोलने लगता है तो पिता उसे रोकते हुए बोलते हैं, वो मेरी बेटी है, तुम में से किसी को चलना है तो चलो, वरना मैं उसके साथ हूँ। भाई बोलता है कि पापा, कौन शरीफ आदमी रात के वक्त थाने जाता है? पुलिस के पास गए तो सबको पता चल जाएगा और बात मीडिया तक पहुंच जाएगी। मैं एक सरकारी नौकर हूँ, जब सबको पता चलेगा कि मेरी बहन के साथ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अभी तो ये भी नहीं पता कि तेरा केस टिकेगा या नहीं। जोईता कहती है, तू अपनी नौकरी बचाने के लिए सब कर रहा है, सब सिर्फ अपना सोचते हैं। माँ सबको शांत कराती है और पूछती है, जिस पार्टी में तू गई थी क्या उसके बारे में बीतान को पता है? पिता अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, तू चल मेरे साथ, मैं तेरे साथ हूँ। कहानी फिर थाने पर आती है। पिता, भाई और बॉयफ्रेंड बीतान तीनों थाने पहुंच चुके हैं। भाई और होने वाला जीजा आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि पुलिस को क्या बयान देना है। भाई समझाता है कि पुलिस से यही कहना कि जोईता का बस यही एक बॉयफ्रेंड है, इससे पहले उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। बॉयफ्रेंड बीतान कहता है, हमें पुलिस से ये भी कहना होगा कि जोईता आमतौर पर ड्रिंक नहीं करती थी, पार्टी में जाकर दोस्तों के साथ उसने पी ली और इस हालत का किसी ने गलत फायदा उठा लिया। थाने के अंदर जोईता से दोबारा बयान लेने के बाद बड़े ऑफिसर बोलते हैं, आपने पहले जो कहा था अब उससे बातें काफी अलग लग रही हैं। पहले आपने डीके पर शक किया था, लेकिन अब बोल रही हैं कि वो नहीं भी हो सकता है। आप उस आदमी का चेहरा ही याद नहीं कर पा रही हैं। जोईता फिर जोर देकर बोलती है, मुझे यकीन है कि वो डीके ही था। उस रात नशे की हालत में मुझे वॉशरूम जाना था, सर ही मुझे वहां लेकर गए थे। तब तक बाकी सब मेहमान जा चुके थे। सर ने कहा था दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सिर घूम गया और मैं गिर गई तो खतरा हो सकता है। घटना डीके के वॉशरूम में हुई थी। घड़ी में उस वक्त रात 3:10 बज रहे थे। मुझे पक्का लग रहा है वो डीके ही था। जब पुलिस को पता चलता है कि घर वाले भी थाने पहुंच चुके हैं और जोईता को ये मालूम होता है तो वो गुस्से में थाने से बाहर निकल जाती है। अब बड़े बाबू जोईता के परिवार का बयान लेते हैं। बाहर खड़ी जोईता को याद आता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे इशारों में पुलिस के चक्कर में पड़ने से मना किया था। थाने के अंदर बयान देने के बाद पिता बोलते हैं, साहब मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, वो इस मामले को अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेगी, जरूरत पड़े तो वो अकेली लड़ेगी। दूसरी तरफ जोईता अब राजदीप सर के घर पहुंचती है। यहाँ हमें राजदीप की पत्नी दिखाई देती है। कहानी जाती है 3 घंटे पहले। पार्टी से लौटने के बाद राजदीप की पत्नी पूछती है, पार्टी कैसी रही? राजदीप अपनी पत्नी के पास बैठकर बोलता है, शायद अब डीके के साथ पार्टनरशिप जारी नहीं रख पाऊंगा। मैं एक नया सरकारी प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था, पर अगर नए साल की शुरुआत इतनी खराब हुई है तो कैसे होगा? डीके ने बहुत शराब पी ली थी और खुद को संभाल नहीं पाया। शायद उसने जोईता के साथ कोई बदतमीजी की है। मैंने सुना है कि वो दोनों वॉशरूम में थे। मैं पार्क के पास अपने दोस्तों से बात करके लौट ही रहा था, तभी मैंने देखा कि जोईता सड़क पर भाग रही थी। मैंने उसका पीछा किया और देखा कि वो बेचैनी में बार बार
बार वॉमिट कर रही थी और पागलों जैसा बिहेवियर कर रही थी। किसी तरह मैं उसे गाड़ी में बिठाकर उसके घर छोड़ आया। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। राजदीप की पत्नी पूछती है, तू मेरे साथ घर आ सकती थी, फिर हम साथ में थाने जाते। जोईता रोते हुए बोलती है, मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं थाने गई थी, उस आदमी ने मेरी इज्जत लूट ली, पर वो कौन था मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मेरी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिलाया था। वो ड्रिंक डीके बनाकर लाया था, जिसे पीने के 1 घंटे बाद मुझे कुछ याद ही नहीं, सब कुछ धुंधला है। राजदीप की पत्नी जोईता को एक कमरे में आराम करने को बोलती है और उसे सावधान करती है वो ना तो नहाए और ना ही कपड़े बदले, क्योंकि यही चीजें बाद में एविडेंस बनेंगी। वो उसे फिलहाल पानी के अलावा कुछ भी खाने पीने से मना करती है। नीचे आकर राजदीप की पत्नी साबोंती अपने पति से बोलती है, भगवान का शुक्र है कि वो आदमी तुम नहीं थे। राजदीप चिढ़कर बोलता है, तुम्हें इस वक्त ऐसी बातें सूझ रही है, क्या मैं तुम्हें बुरे लोगों में से लगता हूँ? साबोंती अपने पति का गुस्सा शांत करने के लिए प्यार से बातें करने लगती है। बातों से पता चलता है कि जोईता साबोंती की स्कूल में जूनियर थी और उन दोनों का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। राजदीप बोलता है, इसीलिए मैं तुम्हें ऑफिस की बातें नहीं बताता। जोईता बहुत कड़क स्वभाव की है, ऑफिस में जरा सी ऊंच नीच होने पर सबको सुना देती है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं छोड़ती। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर डीके सर के घर पहुंच जाती है। घंटी की आवाज सुनकर डीके की नींद खुलती है। पुलिस पूरे घर की तलाशी शुरू करती है और पार्टी को लेकर डीके से सवाल जवाब करती है। ऑफिसर पूछती है, आपके सिर पर यह चोट कैसे लगी? डीके बताता है, मैं गिर गया था, जिससे सिर पर चोट आई और मैं बेहोश हो गया। सुबह 4 बजे जब होश आया तो मैंने खुद को सीढ़ियों के नीचे पड़ा पाया। मैंने तुरंत दोस्त डॉक्टर को फोन किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। फिर दूसरे डॉक्टर से ड्रेसिंग करवाई और पट्टी बंधवाई। ऑफिसर पूछता है, आप गिरे कैसे हैं? डीके कहता है, मुझे ठीक से याद नहीं, पर मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया है, लेकिन मैंने इस बारे में कोई शिकायत नहीं की है। वैसे ऑफिसर बात क्या है? ऑफिसर बताते हैं, आपकी एक कर्मचारी ने इस पार्टी से लौटने के बाद आपके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है। ये सुनकर डीके के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सीन बदलता है पुलिस स्टेशन में। डीके अपना बयान देता है, पार्टी से सबसे पहले राजदीप निकला, फिर बाकी सब चले गए। उसी समय जोईता को वॉशरूम जाना था, वो पहली बार मेरे घर आई थी, इसीलिए रास्ता दिखाने उसके साथ गया था। ऑफिसर पूछते हैं, यहाँ तक आपकी और जोईता की बात मिल रही है, पर इसके बाद की कहानी धुंधली है। हमने आपके घर से सारे सबूत जुटा लिए हैं। इसी बीच वकील साबोंती और जोईता थाने पहुंचती है। डीके बाहर आकर जोईता से कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सबको सच बताओ प्लीज। पर दोनों उसे नजरअंदाज कर देती हैं। डीके को हिरासत में ले लिया जाता है। जोईता का परिवार जानता है कि डीके एक बड़ा बिजनेसमैन है और वो चुप नहीं बैठेगा। जल्द ही डीके के लिए एक बड़े वकील का फोन आता है जो उसकी जमानत का इंतजाम करने की बात करता है। हॉस्पिटल में जोईता का मेडिकल चेकअप होता है, जहां वो डर से कांप रही है। कुछ समय बाद मामला कोर्ट पहुंचता है। डीके का वकील बताता है कि राजदीप और डीके पार्टनर हैं और जोईता उनकी कंपनी में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। डीके कोर्ट में बोलता है कि वॉशरूम के बाहर खड़े रहने के दौरान उसके सिर पर चोट लगी और वो बेहोश हो गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से भी वो करीब 3 घंटे बेहोश था। साबोंती जो जोईता की वकील है बोलती है कि जोईता के पेट की जांच में बहुत ज्यादा शराब और फ्लूनाइट्राजेपैम नशीली दवा मिली है। वो डीके से पूछती है, ये ड्रिंक आपने ही बनाई थी? डीके सिर झुकाकर चुपचाप रह जाता है। अब विपक्षी वकील जोईता को गवाह के कटघरे में खड़ा करता है और पूछता है, मैं सीधे रेप की बात पर आता हूँ। आपके बयान के हिसाब से आप डीके सर के साथ सीढ़ियों से ऊपर गई, क्या उस वक्त आपको कोई बेचैनी या असुरक्षा महसूस नहीं हुई? जोईता कहती है, मुझे ज्यादा याद नहीं है। वकील कहता है, अगर आपको बुरा लगता है तो आप चिल्लाती या खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद आप टॉयलेट में घुसी, दरवाजा खुला था और डीके यानी दिवाकर बाबू आपके पीछे पीछे अंदर गए। जोईता फिर से कहती है, उसे कुछ भी याद नहीं है। वकील पूछता है, अच्छा आपके साथ जो हुआ वो खड़े खड़े हुआ या जमीन पर लिटाकर हुआ? वकील के इतने खुलेआम बातों से जोईता बहुत असहज हो जाती है। शर्म के मारे कोर्ट में मौजूद उसके पिता और भाई बाहर निकल जाते हैं। वकील कहता है, मेरा बस एक ही सवाल है, अगर उसे जबरदस्ती जमीन पर गिराकर ये सब किया गया तो क्या उस पूरे समय वो उस आदमी का चेहरा देख नहीं पाई? वो कहती है, उसे कुछ याद नहीं। वकील बोलता है, तो सिर्फ इसकी बातों पर कैसे भरोसा कर लें कि असली मुजरिम डीके ही है? किसी पर दोष लगाने से पहले आपको याद तो करना होगा ना, क्या आपको वाकई कुछ याद नहीं? जोईता कहती है, नहीं। वकील पूछता है, वॉशरूम का रंग कैसा था? जोईता कहती है, नीला। वकील बोलता है, गलत, दीवारें सफेद थी। वहाँ किस रंग का तौलिया टंगा था? जोईता कहती है, नीला। वकील कहता है, वहाँ असल में सफेद रंग का बाथरोब था। जोईता रोते हुए चिल्लाती है, मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये सब देखकर साबोंती कुछ देर का ब्रेक लेती है। जोईता को शांत करने के लिए उसके भाई की गर्लफ्रेंड शर्मा उसे संभालती है। साबोंती उसे कहती है, तू डर मत, सभी वकील केस मोड़ने के लिए ऐसी उल्टी सीधी बातें करते ही हैं, तुझे हिम्मत रखनी होगी। हम समझ रहे हैं कि ये सब डीके की जमानत के लिए किया जा रहा है। ब्रेक खत्म होने के बाद वकील पूछता है, उस घटना के बाद आपके कपड़े तो
तो फट गए थे, तो बाद में आपको कपड़े कहाँ से मिले? जोईता कहती है कुछ देर बाद मुझे वॉशरूम में ही एक टी शर्ट मिली थी। फिर मैंने धुंधली हालत में डीके की अलमारी से एक 3/4 पैंट पहन ली। वकील तंज कसता है, अच्छा अंधेरे में आपको अलमारी मिल गई, पर फर्श पर पड़ा हुआ एक जिंदा आदमी आपको नजर ही नहीं आया। जोईता कहती है वहां से भागते समय मुझे लगा जैसे पीछे से किसी ने धक्का दिया, जिससे मेरा फोन गिरकर टूट गया। वकील कहता है सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से जब जोईता वहां से भाग रही थी तब रात के 1:15 बज रहे थे। वकील फिर पूछता है उस दिन आप कहाँ कहाँ गई थी? जोईता बताती है ऑफिस, घर, बीतान का घर और फिर डीके सर के घर। वकील कहता है फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार आपके शरीर पर आपके बॉयफ्रेंड और एक दूसरे आदमी के अंश मिले हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस पर आप आरोप लगा रही हैं उस डीके का कोई भी डीएनए आपके शरीर पर नहीं मिला। आपके शरीर पर चोट के निशान है, लेकिन डीके के शरीर पर खरोच का एक भी निशान नहीं है। ये सुनकर जोईता रोते हुए बोलती है मेरा बलात्कार हुआ है। वकील आगे बोलता है असल में ये लड़की उस दिन थाने में एक मनगढ़ंत कहानी लेकर आई थी। इस पर दोनों वकीलों में बहस हो जाती है और जज उन्हें शांत रहने को बोलते हैं। जोईता पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन घर लौटते समय अचानक उसे एक रिंग की याद आती है। वो बताती है वैसी एक अंगूठी डीके सर के हाथ पर भी थी। जोईता के जरिए अंगूठी का जिक्र सुनकर शाबुंती कहती है ऐसी अंगूठी तो बहुत लोग पहनते हैं, ऐसी अंगूठी तो राजदीप के हाथ में भी है। ये कहते ही वो खुद भी थोड़ा सहम जाती है। दरअसल पत्थर वाली वैसी अंगूठी डीके और उसकी पत्नी ने राजदीप को तोहफे में दी थी। रात को घर लौटकर शाबुंती चुपके से अपने पति राजदीप के हाथ चेक करती है, लेकिन उसके हाथ में वो अंगूठी नहीं होती। काफी दिनों बाद जोईता और उसके पिता साथ बैठकर दिल खोलकर बातें करते हैं। अचानक लाइटर की आवाज सुनकर जोईता को कुछ याद आता है और वो तुरंत अपनी वकील शाबुंती को फोन करती है। वो कहती है कि डीके तो सिगरेट पीता नहीं है, लेकिन उस रात वॉशरूम में मैंने साफ तौर पर लाइटर जलने की आवाज सुनी थी। शाबुंती उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ डीके का वकील किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो कहता है कि शायद डीके कुछ दिनों में छूट जाएगा। फोन करने वाला आदमी बोलता है बाकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देख लेंगे, बस डीके से बोलना कि अब संभल कर रहे, क्योंकि उसने जो काम किया है उसे देखकर हमारा जमीर भी हमें कोस रहा है। शाबुंती जोईता से मिलकर पूछती है कि उसे और क्या क्या याद आ रहा है। जोईता बताती है मैंने एक अंगूठी देखी थी, लाइटर की आवाज सुनी थी और एक भालू वाला मुखौटा भी था, और उस आदमी के हाथ में एक घड़ी थी। शाबुंती उलझन में पड़ जाती है क्योंकि जोईता के बताए समय और सीसीटीवी के समय में मेल हो ही नहीं रहा। वो ये भी सोचती है कि अगर डीके ने रेप किया तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में उसके निशान क्यों नहीं मिले। उसे शक होता है कि कोई सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। शाबुंती इस बारे में बात करने के लिए मोनी नाम के एक आदमी को फोन करती है। तभी उसका पति राजदीप आ जाता है। राजदीप कहता है तुम्हें ये केस नहीं लेना चाहिए था क्योंकि डीके मेरा पार्टनर है। शाबुंती जवाब देती है अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तो वो छूट जाएगा। बाद में राजदीप जेल में डीके से मिलने जाता है और बोलता है मुझे स्टाफ को मुंह दिखाने में शर्म आ रही है। डीके दुखी होकर बोलता है क्या तुझे भी लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? जब तक मैं खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर देता तब तक किसी को मुझ पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। इधर जोईता का भाई उसे बताता है कि उसकी बातों का फॉरेंसिक रिपोर्ट के अलावा किसी और सबूत से मेल नहीं बैठ रहा। फिर भी जोईता को यकीन है कि वो ये केस जीतेगी। आखिर में शाबुंती जोईता को मोनी के पास ले जाती है। मोनी एक कलम दिखाकर जोईता को समझाता है ये चीजें तुमने उस रात देखी थी, वो तुम्हारे दिमाग में कहीं छुपी हुई है, वो तुम्हारी यादों का हिस्सा है, बस उन्हें सचेत होकर याद करने की जरूरत है। धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। चाय पीते समय जोईता बोलती है मुझे एक और बात याद आई। उस रात एक खास तरह की महक आई थी। वो खुशबू कैमोमाइल की है जिसे अक्सर मर्द इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर शाबुंती को कुछ शक होता है। जोईता घर जाकर इन बातों पर अकेले सोचती है। वहीं शाबुंती अपने पति राजदीप से बोलती है चलो एक दिन डीके के घर चलते हैं, काफी समय से उनसे मिलना नहीं हुआ। इसी बीच जोईता को किसी का फोन आता है जो उसे अकेले में मिलना चाहता है। दूसरी तरफ शाबुंती और राजदीप डीके के घर पहुंचते हैं। राजदीप की पत्नी और प्रीथा से बातचीत के दौरान तनाव पैदा हो जाता है। प्रीथा बोलती है क्या जोईता को तुम्हारे अलावा कोई और वकील नहीं मिला? शाबुंती जवाब देती है एक औरत और प्रोफेशनल होने के नाते मैं ये केस कैसे ठुकरा सकती थी। वहाँ बातों बातों में शाबुंती सबूत तलाशने के लिए डीके के वॉशरूम में चली जाती है। इधर जोईता से मिलने आया शख्स उसे बताता है कि पुलिस को बहुत कुछ मिला है, लेकिन किसी के कहने पर वो सच छिपा रहे हैं। अगले दिन कोर्ट में विपक्षी वकील पुलिस ऑफिसर आलोक को बुलाता है। आलोक कहता है ये लड़की जोईता झूठी है, वो डीके को फंसा रही है क्योंकि हमें वहाँ बदतमीजी का कोई निशान नहीं मिला। इसके बाद अनंता बाबू कंपाउंडर गवाही देते हैं कि डीके के सिर पर चोट वॉशरूम के पास रखी एक मूर्ति के टूटने से लगी थी, किसी के हमले से नहीं। ऑफिस के कर्मचारी भी डीके के बारे में गवाही देते हैं। जब डीके का वकील उसकी जमानत की मांग करता है तब शाबुंती ऑब्जेक्शन करती है और मशहूर मनोवैज्ञानिक मोनी को बुलाती है। मोनी
समझाते हैं कि नशे की हालत में पीड़ित की यादें धुंधली हो सकती है। मोनी समझाते हैं कि नशे की हालत में पीड़ित की यादें धुंधली हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध नहीं हुआ। तभी शाबुंती जज से इजाजत मांगती है कि वो डीके के बजाय किसी और से पूछताछ करना चाहती है। जज की अनुमति मिलते ही शाबुंती अपने ही पति राजदीप को कटघरे पर बुलाती है। राजदीप सन्न रह जाता है। दरअसल शाबुंती को अपने पति के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके थे। कोर्ट जाने से पहले जोईता ने शाबुंती से कहा था, मेरे लिए अपना घर मत तोड़ो, मैं केस हार गई तो भी चलेगा, तुम अपनी जिंदगी देखो। लेकिन शाबुंती ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर मैं ये जानते हुए भी उसे सजा न दिलाऊं कि वो एक बलात्कारी है तो मैं तुम्हारी जैसी और 5 लड़कियों का भविष्य खराब कर दूंगी। मैं समाज को दिखाना चाहती हूँ कि अन्याय के खिलाफ लड़ना जरूरी है। मैं एक अपराधी के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ। कहानी अब सबसे बड़े खुलासे पर पहुंचती है। कोर्ट में शाबुंती एक एक करके अपने पति राजदीप के खिलाफ सबूत पेश करती है। पहला सबूत, जोईता का फोन करीब 1 बजे बंद हो गया था, जबकि डीके के बेहोश होने का समय अलग था। डेटा रिकवरी से पता चला कि घटना का समय वो नहीं था जो पहले समझा जा रहा था। दूसरा सबूत, जिस दवा का जिक्र फॉरेंसिक रिपोर्ट में था वो शाबुंती को अपने ही दराज में मिली थी। वो दवा असल में शाबुंती की थी जो उसे डॉक्टर ने दी थी, यानी राजदीप ने यह दवा घर से चुराई थी। तीसरा सबूत, जोईता को उस रात कैमोमाइल परफ्यूम की महक आई थी जिसे राजदीप इस्तेमाल करता था। साथ ही वो पत्थर वाली अंगूठी भी राजदीप के पास ही थी जो अब गायब है। चौथा सबूत, डीके सिगरेट नहीं पीता था लेकिन राजदीप पीता है। शाबुंती को अपने कार में वही म्यूजिकल लाइटर मिला जिसकी आवाज जोईता ने सुनी थी। पांचवा सबूत, राजदीप ने चालाकी से उस रात अपनी कार के बजाय शाबुंती के कार का इस्तेमाल किया था ताकि पकड़ा ना जाए। उसने पुलिस ऑफिसर आलोक के साथ मिलकर सारे सबूत मिटाए और सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए थे। कोर्ट में शाबुंती बताती है कि वॉशरूम की लाइट नीली थी जिसमें राजदीप की पर्पल शर्ट भी नीली दिख रही थी, इसलिए जोईता को लगा वो डीके है। ये सब कहकर शाबुंती टूट जाती है और अपने पति से चिल्लाकर पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया। राजदीप अपना जुर्म कबूल करते हुए बोलता है, मुझे डर था कि कंपनी में जोईता मेरी जगह ले लेगी। डीके उसे अपना पार्टनर बनाना चाहता था, इसलिए मैंने जोईता की कमजोरी का फायदा उठाकर डीके को फंसाने की साजिश रची ताकि जोईता और डीके दोनों रास्ते से हट जाए। राजदीप बताता है कि उसने ही ड्रिंक में दवा मिलाई थी। जब सब चले गए तो वो वापस आया, डीके को धक्का देकर बेहोश किया और जोईता के साथ गलत काम किया। ऑफिसर आलोक ने उसे बचाने में मदद की। शाबुंती गुस्से और दुख में बोलती है, अगर नौकरी चली भी जाती तो क्या काम की कमी थी, इतना गिरने की क्या जरूरत थी। अब इसके बाद अदालत का फैसला आता है। जज डीके को बेकसूर मानकर रिहा कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर आलोक को सस्पेंड कर दिया जाता है और राजदीप के खिलाफ बलात्कार और साजिश का नया केस दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। यहाँ तक कि दूसरे वकील भी शाबुंती की सच्चाई और हिम्मत की तारीफ करते हैं। और इसी दर्दनाक अंत के साथ इस सीरीज की कहानी यहीं खत्म होती है। न्याय की राह भले ही कांटों भरी हो लेकिन जीत अंत में सच्चाई की ही होती है। जहाँ एक तरफ जोईता की अटूट हिम्मत ये बताती है कि किसी भी हाल में अन्याय को सहना नहीं चाहिए, वहीं वकील शाबुंती को अपना अपराधी पति के खिलाफ खड़ा होना ये सिखाता है कि इंसान के लिए उसके निजी रिश्तों से बढ़कर सच और नैतिकता होनी चाहिए। ये समाज के उस कड़वे सच को भी उजागर करती है जहाँ लोग अक्सर पीड़ित पर ही सवाल उठाते हैं, मगर आखिरकार ये साबित होता है कि अपराधी चाहे कितना भी इज्जतदार और शातिर क्यों ना हो, एक छोटी सी चूक उसका मुखौटा उतार ही देती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।